हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि शायद 2 दिन पहले मैंने जो नए डिसेबिलिटी के रूल आए हैं उस पर एक वीडियो बनाया था और मैंने ये कहा था कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, जितना भी ये शोरगुल मचाया जा रहा है वो अनावश्यक है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब का। उन्होंने काफ़ी अच्छी किताब की तैयारी की थी और क्या उनके पास साधन ज़्यादा अच्छे हैं, वो अच्छा दिखाते हैं। जब मैंने पूरा वीडियो देख लिया और जब मैंने उसका विश्लेषण किया तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिरकार उनका वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था। डिसेबिलिटी के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जो बातें बताई, डिसेबिलिटी को इन्होंने एक डिस्प्यूटेड मैटर में खींच करके पॉलिटिकल बना दिया और बड़े ही चालाकी से इन्होंने उसको खींचा। कैसे? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस समय जो न्यू पेंशन स्कीमें वो आई थी और वो बड़ी नुकसानदायक थी। जो 2004 में जो इससे पहले कर्मचारी थे उनको नुकसान नहीं था, वो चुप रहे, और जिनको नुकसान हुआ उनको नुकसान हो गया। यानी कहने का मतलब ये था कि उस समय 2004 में कर्मचारियों को इसका संघर्ष करना चाहिए था, रोड पर उतरना चाहिए था, भारत सरकार के खिलाफ जाना चाहिए था। और अब वही मामला बताते हैं कि डिसेबिलिटी का हो गया है। इस तारीख से पहले वालों को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस तारीख के बाद आने वालों को नुकसान होगा। इसलिए सारे के सारे एक्स सर्विसमैन रोड पर आ जाएं और हल्ला मचाएं। बड़ी चालाकी से बात को कह गए। अब उसका कोई पर्पस तो था नहीं जो कहा था, कोई रेलिवेंस भी नहीं थी, कोई रिलेशन भी नहीं था। अब क्यों ये भूमिका बनाई मुझे पता नहीं। और उसके बाद वो लाते हैं 2008 के जनरल गाइड टू मिलिट्री ऑफिसर्स 2008 की और 2023 की, और उसमें एक चीज़ सेलेक्टेड निकाल के आते हैं, सेलेक्टिव, कि जो हाइपरटेंशन होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, पहले इसका 30% मिलता था, ऑर्गन कहीं खराब हो जाते हैं शायद उसको कुछ 35% मिलता था। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन का डॉक्टरों को गाइड किया 5% होगा, और जो दूसरे हैं जब कोई नुकसान हो जाता है उसकी वजह से तो उनका 20% होगा। उस एक तो वो दिखाया उन्होंने, और दिखाने के बाद फिर उन्होंने ये दिखाया, वहाँ पर एक कैलकुलेशन दिखाया किसका, कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ, और उन्होंने डिसेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दिखाया। अब यदि 2023 में जैसा पता है कि केस हुआ था किसी मेजर जनरल का, उसमें पता चला कि जब वो प्रमोशन होता था कैटेगरी अप और जब प्रमोशन हो जाता कैटेगरी डाउन, और अल्टीमेटली वो एज ए डिसेबल्ड ऑफिसर होकर के निकले। इसकी स्टडी की गई, कैग ने इसका रिपोर्ट उठाया, संसद में इसकी चर्चाएं हुई। तो यदि कोई नए रूल मेडिकल ऑफिसर्स को जाते हैं तो भाई तुम्हें क्या परेशानी है? भाई पहले 20% या 30% मिलता था, और जब नए परिप्रेक्ष्य में आकर के जब ये चर्चाएं होंगी, ऐसा तो नहीं सरकार कर देगी। इसको डॉक्टर्स बैठे होंगे, बहुत बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट बैठे होंगे, और जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसमें यदि 5% अभी बता रहे हैं कि हो सकता है कि अधिकतर लोग जो है इसी में निकले हों, हाइपरटेंशन में। क्योंकि हाइपरटेंशन तो एक ऐसी बीमारी है कि किसी को भी, हमें 34 साल में लगा हुआ है तभी से दवाई ले रहे हैं। हाइपरटेंशन है, बहुत लोगों को हाइपरटेंशन होता है, हर एक पर। तो इसी का फायदा उठाते हुए शायद डिसेबिलिटी लेके इसको रोकथाम के लिए किया हो। लेकिन यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसको इन्होंने 20% कर दिया है, तो 20 का अपना ऑटोमेटिक 50% हो जाएगा। 32 हो जाए तब भी 50% होता, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब वो दिखा करके कि पहले ये था, अब ये किया, तो फिर तुम सड़कों पे आ जाओ। अब इन्होंने एक उसमें दे रखा है कि इन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन और लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन और वार इंजरी एलिमेंट, ये 3 प्रकार की पेंशन होती थी। इन तीनों का नाम बदल करके इन्होंने रख दिया इम्पेयरमेंट रिलीफ, और उसके साथ लिबरलाइज लगा दिया, और बार इंजरी के साथ तो रिलीफ लगाया, बार इंजरी रिलीफ। यानी उनका नाम बदल करके ये नाम रख दिया। लेकिन उनकी जो कंडीशन है वो नहीं बदली, बस ये है कि डिसेबिलिटी पेंशन को वो मंथली पेंशन होती थी, और इसको इन्होंने कंपेंसेशन का नाम दिया है। अब ये कंपेंसेशन पर डीए मिलेगा नहीं, उसका अभी वो है थोड़ा सा कि उस पर होगा क्या नहीं होगा। अदरवाइज और तो कोई खास फर्क है नहीं। बस उसमें से यदि आपको डिसेबिलिटी होने के बाद सर्विस में रख लिया जाता है, रिटेंशन इन सर्विस डिसेबिलिटी, ये तो उनमें से सेलेक्टेड होकर के
केवल एक चीज को बताते हैं और जो दूसरी चीज है उसको ये खा जाते हैं, क्योंकि उसको यदि बताते हैं तो फिर इनकी पोल खुल जाती है। अब इन्होंने बताया कि यदि आपको डिसेबिलिटी हो जाती है और आपको डिसेबिलिटी के बावजूद भी सर्विस में रख लिया जाता है लो मेडिकल कैटेगरी में, और वो लो मेडिकल कैटेगरी पता नहीं है। ये कहते हैं कि पहले तो सेफ वन होती, दूसरी कैटेगरी होती है, आजकल सेफ वन होती है, और कोई जो BCDE जो कैटेगरी है, BCDE ये एक्सेप्टेड डिसेबिलिटीज हैं, और जो ए है वो रिजेक्टेड डिसेबिलिटीज है। अब ये इसको समझ रहे हैं कोई मेडिकल की कैटेगरी। भैया मेडिकल की कैटेगरी नहीं है, उसमें 31 जनवरी 2001 के लेटर में ये बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ होने पर कौन कौन से मतलब आपको वो लगेंगे, और उसमें एग्रेवेटेड और एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस हैं, और बी में क्या क्या करना पड़ेगा। कोई खेलने के लिए जा रहा है, कोई या क्या नाम है किसी हाथ में लग गई है, या बार लाइक कंडीशन में कुछ हुआ है, वो है कैटेगरी। ये मेडिकल की कैटेगरी नहीं है। नहीं पता हो तो लोगों को बहकाओ मत। अब आया कि यदि आपको लो मेडिकल कैटेगरी हो जाते और आपको सर्विस में रखा जाता है, अब आप जो आपको कहते हैं सेल्टर अपॉइंटमेंट, और इसको केवल और केवल आपको आपका कमांडिंग ऑफिसर देगा। यदि आपको निकाल देते तो आप इनवेलमेंट हो जाओगे, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अब रखा जाता है तो उस समय आपके पास दो कंडीशन है, दो विकल्प हैं आपके पास। अब मैं बताता हूं। पहला विकल्प तो है कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ, यानी आप जैसे ही आपको रखा जाता है वहां तो उस समय आपका जो भी मेडिकल बोर्ड वगैरह होगा उनको आपको डिसेबिलिटी का परसेंट दिया जाएगा, और उस परसेंट के बेस पर लंप सम आपको पैसा मिलेगा। वो जिस समय आपको लो मेडिकल कैटेगरी में सर्विस के लिए रखा जाएगा उस समय डिसाइड हो जाएगा, और जिस समय आपकी जो होगी जितनी भी परसेंटेज होगी उस परसेंट के बेस पर आपको पैसा मिल जाएगा। अब इसमें क्या है कि इस व्यक्ति की जो है बताते हैं कि 41,100 इसकी बेसिक पेंशन है, जैसे 39,000, 35,900 और 5200 MSP का, तो 41,100 बनी, उसका 30% आपका 100% होता है, 40% डिसेबिलिटी है, और 12 में इंटू आपका जो कम्यूटेशन वैल्यू का अमाउंट है, आपके कम्यूटेशन वैल्यू देख लियो, उसको मिला करके इनको 5,37,000 एकदम मिल जाते हैं। इन्होंने आगे नहीं बताया, ऐसा लगा कि जैसे मतलब इनका इतना होगा, किसी का 20% उसको कम मिलेगा और वहाँ से उनको निकाल दिया जाएगा, उनको कोई डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने बताया था कि पहले ये लंप सम इन लीव ऑफ डिसेबिलिटी पहले भी मिला करता था, लेकिन लोग लेते नहीं थे। इसके साथ साथ आपके लिए दूसरा विकल्प भी है, उसको वो खा गए, उसको नहीं बताया, और उसमें वही कंडीशन लागू होती हैं जो डिसेबिलिटी पेंशन वालों को होती हैं। अब यहां से पढ़ देता हूं मैं। आर्मड फोर्सेस पर्सनल हु फॉरगो, यानी छोड़ देते हैं क्या, द कैपिटलाइज्ड इम्पीरियल, यानी ये कैलकुलेशन जो ऊपर किया है, ऑफर टू देम एट द टाइम ऑफ देयर रिटेंशन इन सर्विस, के बाद बोले हमें ये नहीं चाहिए, डेस्पाइट ए डिसेबिलिटी शैल बी एलिजिबल टू बी द कंसिडर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अपीलेट अथॉरिटी फॉर द अवार्ड ऑफ इम्पेयरमेंट रिलीफ। तो उनको इम्पेयरमेंट में रिलीफ का मतलब है डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी उनको। आजकल डिसेबिलिटी पेंशन का नाम इम्पेयरमेंट रिलीफ रख दिया गया है। ये कैपिटलाइज नहीं है, इसको कैपिटलाइज रख जाएगा, इकट्ठा पैसा मिलेगा। इम्पेयरमेंट रिलीफ आपको डिसेबिलिटी मिलेगी। लिबरलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ, पहले ये लिबरलाइज डिसेबिलिटी एलिमेंट हुआ करता था, अब इसका ये भी मिलेगी। और वार इंजरी एलिमेंट ये भी मिलेगा, लेकिन इसका एलिमेंट का नाम रिलीफ रख दिया गया था। फॉर दैट डिसेबिलिटी और वार इंजरी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द कैपिटल इंटरनली वाज ओरिजिनली ऑफर, आपके लिए ओरिजिनली ये ऑफर होगा, आपने मना कर दिया, फॉरगो कर दिया इसको। रिटेंशन इन सर्विस ऑर्डर विल बी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आइदर टू एडमिट कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ एट द टाइम ऑफ रिटेंशन इन सर्विस और इम्पेयरमेंट रिलीफ। अब आपके पास विकल्प होगा, जब आपको सर्विस में रखा जा रहा है, आप एडमिट क्या करते हो, आप कैपिटलाइज ये लेते हो, इकट्ठा पैसा लेते हो, या फिर आप जब इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी पेंशन लेते हो, या लिबरलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ लेते हो, या बार इंजरी एलिमेंट इन ल्यू ऑफ दैट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन टर्म्स ऑफ, जब सर्विस पूरी हो जाएगी आप लेना क्या चाहोगे। बड़ा स्पष्ट दे रखा है। डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म नहीं किया है जब आप अपनी पूरी सर्विस करके आओगे। उन्होंने एक ही बात बताई कि आपको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा और उसके बाद घर भेज दिया जाएगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अरे सर बताओ तो पूरी बातें बताओ,
और या तो आप जानबूझ कर छिपा रहे हो या फिर आप पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि आप जैसे बता रहे थे कि आजकल जो मेडिकल कैटेगरीज हैं BCDE ये सारे एक्सेप्टेड डिसेबिलिटीज़ हैं और ये उसका है, वो नहीं है, वो चीज़ अलग है जो आप बता रहे थे। नेक्स्ट, सच इम्पेयरमेंट रिलीफ डिसेबिलिटी एलिमेंट लिबरलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ बार इंजरी शैल बी पेड इन एडिशन टू द रिटायरिंग पे, और ये रिटायरिंग पेंशन के अलग होगा, यानी पहले अभी आपको सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट जो मिल रहे हैं उसी प्रकार आपको मिलेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। क्यों लोगों को बहकाते हो, क्यों लोगों को सड़कों पर लाना चाहते हो? नहीं पढ़ने बता पा रहे हो ठीक है, लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो सही बात बताएंगे। रिटायरिंग ग्रेचुटी के अलावा सर्विस पेंशन और सर्विस ग्रेचुटी के अलावा एट द टाइम ऑफ द रिलीज और डिस्चार्ज ऑन फुल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कंप्लीशन ऑफ टेन्योर अटेनिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, जब भी आप यहाँ जाओगे या कैसे भी जाओ, और प्रीमेच्योर ऑन टेकिंग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पर भी मिलेंगे आपको, ये कोई कह रहा था नहीं, और डिस्चार्ज ऑन अपने रिक्वेस्ट पर जाओगे, बड़ा ही क्लियर कर दिया है। अब भैया क्या चाहिए, आप ऑन रिक्वेस्ट पर जाओगे जब भी आपको मिलेगा, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाओगे जब भी मिलेगा, आप रिटायरमेंट पूरी सर्विस करके जाए तब भी मिलेगा, और सिर्फ इतना है कि डिसेबिलिटी पेंशन जो एलिमेंट है उसका नाम रख दिया गया है इन्होंने, क्या रख दिया है, इम्पेयरमेंट रिलीफ, और लिबरलाइज का जो डिसेबिलिटी पेंशन एलिमेंट था उसका लिबरलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ, और वार इंजरी एलिमेंट जो था वो वार इंजरी रिलीफ नाम रख दिया। बस इतना सा फर्क है। अदरवाइज आप किसी भी प्रकार से जाते हो तो आपको पूरा का पूरा पैसा जो पहले मिल रहा था उसी प्रकार से मिलेगा, और इन सब में ब्रॉडबैंडिंग लागू है। केवल और केवल जो आपको एक मुश्त पैसा मिल रहा है जो कैपिटलाइज हो रहा है उसमें ब्रॉडबैंडिंग लागू नहीं है, जितनी आपकी होगी उतना ही पैसा आपको मिलेगा। अब हो सकता है कई प्रकार की बातें, एक व्यक्ति सोच ले ठीक है यार मैं तो अपना इकट्ठा पैसा ले लेता हूँ, मुझे नहीं लेना बाद में पैसा और बच्चों के काम आएगा, तो ठीक है। एक आदमी जो सोचता है नहीं यार मैं तो पता बाद में लूँगा, अब इकट्ठा पैसा मिल रहा है आपको और आपको मंथली पैसा मिल रहा है जो डिसेबिलिटी मिलता है, अरे आपकी चॉइस पे, दोनों ही चॉइस है, पहले भी थी और ये अब भी। ऐसा कोई भी कुछ भी इन डिसेबिलिटी के नियम में नहीं है जिससे लोगों को सड़कों पर ला करके उकसाया जाए। इसलिए हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि पहले नियमों को पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने कमेंट करें। और दूसरा, डॉक्टर्स को क्या गाइडेंस दी गई है वो तुम्हारा काम नहीं है, ये काम केवल और केवल स्पेशलाइज लोगों का है, मेडिकल स्पेशलिस्ट का है, भारत सरकार का है। बैठ करके क्या नियम बनाते हैं क्या नहीं बनाते वो आपका लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ यदि डिसेबिलिटी होती है तो उसका आपको हर्जाना कंपेंसेशन मिलना चाहिए, दैट्स ऑल। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा, थैंक यू। और बता देना हूँ आपको, मैं ख़त्म करने वाला था, आपको पता होगा कि आज उसका MSP केस की सुनवाई थी, पता चला कि वहाँ बेंच नहीं बैठी और केस को 9 नवंबर 2023 के लिए टाल दिया गया है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा, थैंक यू, धन्यवाद।